हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक भाग है, फंडामेंटल राइट का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इससे पहले की फंडामेंटल राइट्स की 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके अलावा हमने अनुच्छेद 12 और 13 भी उस क्लास में हमने देखे थे। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 पढ़े थे। आज ये तीसरी क्लास है, तो यदि आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो क्लासेस पड़ी हुई हैं। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 शुरू करने से पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स के एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ये जो है प्रकृति में नकारात्मक प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा हनन हो या फिर राज्य के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, जिस भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इनमें से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं, तो स्वतंत्रता के अधिकार को बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। बैकबोन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार को कहते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये अनन्य नहीं होते हैं, इन पर समय समय पर युक्त निर्बंधन लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है ऑब्सोल्यूट नहीं होते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताना चाहूँगी अनुच्छेद 32, जिसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 जो है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहा जाता है, इसको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण का अधिकार भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी के चुनने का अधिकार को भी मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में रखा है। तो पहले ही जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अनुच्छेद 21 जो है एक बहुत ही वास्ट और वाइड अनुच्छेद है। इसमें केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ही नहीं निहित है, इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यहाँ पर 2 टर्म है। हम इन दोनों टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला है प्राण, ठीक है, प्राण जिसे कि लाइफ कहा जा रहा है, और दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता, दैट मीन्स योर पर्सनल लिबर्टी। ये 2 टर्म्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्राण क्या है? प्राण डज नॉट मीन्स आप केवल जिंदा रहें, ठीक है। जिंदा रहने का अधिकार तो इसमें है ही, इसके साथ साथ एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या आवश्यकताएं उसकी होती हैं, वो सारी बातें, सारी चीज़ें प्राण में निहित हैं, ठीक है। तो अब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो चाहिए होता है वो है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। तो पर्यावरण
साफ पर्यावरण जो है, साफ पर्यावरण भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है और इसको एक स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करना एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आएगा। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीना किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, ये कौन से अनुच्छेद में आएगा। अनुच्छेद, वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, अनुच्छेद 19, 21, 22 या फिर 20। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है अनुच्छेद 21। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है तो उसके जीवन लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है, किसी राज्य को भी नहीं है। लेकिन यदि स्वयं कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। वह व्यक्ति स्वयं अपने मूल अधिकार का हनन कर रहा है। तो आत्महत्या करना भी किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होना होता है। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है तो उस पर धारा 309 के तहत अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस बनता है और आईपीसी की धारा ये लग सकती है। अगर मर गया तो कोई बात नहीं, जीवित रहेगा तो उस पर इस तरीके का केस बन सकता है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब प्राण जो टर्म है, इसी के अंतर्गत एक चीज़ और आती है हेल्थ, कि हेल्दी जीवन व्यतीत करना, हेल्दी लाइफ जीना, एक हेल्दी लाइफ जो है जीना एक किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। तो इसी फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए जो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आयुष्मान योजना सरकार ने लॉन्च की, बच्चों का टीकाकरण चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष जो चल रहा है, ठीक है, मिड डे मील सरकार प्रोवाइड करवा रही है स्कूल्स में, और जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, सरकार जो भी मुफ्त चिकित्सा सेवा देती है, ये सब कुछ जो भी आता है ये हेल्दी जीवन व्यतीत करने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो ये वाली जो भी सुविधाएं हैं अनुच्छेद 21 के तहत फॉल करती हैं, अनुच्छेद 21 के तहत आती हैं, जिससे कि एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके, ठीक है। तो आई होप ये जो प्राण शब्दावली है, जो प्राण टर्म है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम लोग पर्सनल लिबर्टी कह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी से क्या मतलब है। पर्सनल लिबर्टी मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसको अपने ऊपर पूरा अधिकार है, वो अपने साथ चाहे कुछ भी करे, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। वो कहीं भी जा सकता है, भारत में तो कहीं भी घूम ही सकता है, भ्रमण कर सकता है, साथ ही साथ इसके साथ ही साथ वो विदेश यात्रा भी कर सकता है, ठीक है, विदेश यात्रा कर सकता है, बशर्ते उसका पासपोर्ट एंड वीज़ा, जहाँ भी वो जा रहा है व्यक्ति, वहाँ के लिए वीज़ा होना चाहिए और उसका पासपोर्ट ओके होना चाहिए, ठीक है। और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है एकांतवास या अकेले रहना, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है, ठीक। फ़ोन पे बात करने का अधिकार, कोई व्यक्ति है अपने फ़ोन, अभी आजकल एंड्रॉयड चल रहा है, आईफोन चल रहा है, ठीक है, तो अभी हम क्या है, हम उसमें पैटर्न डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं, दैट्स योर फंडामेंटल राइट। अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि अपना फंडामेंटल ये पिन कोड हमारे साथ शेयर करो, ठीक है, आप कर देते हैं, दैट इज़ योर डिग्निटी कि आपने शेयर कर दिया, अच्छी बात है, आपने सामने वाले की फीलिंग समझी, या जो भी कुछ आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है वो हुआ। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन लॉक करते हैं तो उसको कोई अपराध नहीं माना जाएगा, वो आपका फंडामेंटल राइट है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन हाँ, अगर आपके इस कृत्य की वजह से, फ़ोन लॉक करने की वजह से, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को आप दिमागी रूप से परेशान कर रहे हैं, दैट मीन्स फिर आप उसका फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, तो ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑब्सोल्यूट नहीं हैं, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इन पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं अपने फंडामेंटल राइट का यूज़ करूँगी, लेकिन
मैं अपने फंडामेंटल राइट का यूज़ करते करते दूसरे के फंडामेंटल राइट का हनन ना कर लूँ, उस हद तक फंडामेंटल राइट यूज़ करना है, ठीक है। मनुष्य हैं तो मनुष्यता का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अच्छा, यहाँ पर विदेश भ्रमण की बात आई है, तो विदेश भ्रमण के आप लोग ध्यान रखेंगे, एक मेनका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया ये केस बना था एक, ठीक है। मेनका गांधी जो थी, मेनका गांधी, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एमजी मतलब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये जो है मेनका गांधी विदेश जा रही थी, तो इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनको रोक दिया और जो है इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। तो जब इनके साथ ऐसा हुआ तो इन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया, तो फिर जब इनका केस सुना गया, तब उसी के तहत फिर ये फैसला कोर्ट ने दिया कि जो है किसी भी व्यक्ति का विदेश घूमना उसका फंडामेंटल राइट है, बिना कारण बताए। जब इनका पासपोर्ट जब्त किया गया तब इनको कारण भी नहीं बताए गए थे, तो बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को उसको विदेश भ्रमण से घूमने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो मेनका गांधी का केस है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये इसको याद रखिएगा। राइट टू प्राइवेसी हम लोग बता चुके हैं। फ़ोन टैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ़ोन टैपिंग भी किसी की फंडामेंटल राइट्स का हनन है, लेकिन अगर पुलिस जो है किन्हीं कारणोंवश किसी का फ़ोन टैप करती है तो वो उसके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई क्रिमिनल है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं तो पुलिस ऐसा काम कर सकती है, ठीक है। एक बहुत ही चर्चित केस अभी बना था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना अभी जजमेंट भी दिया था, अडल्ट्री, ठीक है। अडल्ट्री पर जिसपे आईपीसी की धारा 497 ठीक है, आईपीसी की, अभी ये आप लोगों को ध्यान भी होगा, 497 अडल्ट्री, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आते हैं। तो ये क्या था कि इसके अंतर्गत अभी आईपीसी को कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया है, अडल्ट्री को अब सज़ा के योग्य ने, मतलब इसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ला दिया है। कहने का मतलब ये है, पहले क्या होता था कि जब आईपीसी की धारा 497 लगती थी तो इसके अंतर्गत केवल पुरुषों को ही जो है सज़ा दी जाती थी, महिलाओं को नहीं दी जाती थी, इस तरीके का बात होती थी। लेकिन जब से ये लागू हुआ है, 497 हटा है, तब से क्या हो रहा है कि जो मान लीजिए अगर कोई कपल है उसके बीच में ये वाली बात हो जाती है, अडल्ट्री की बात आती है, तो क्या होता है कि जो पुरुष है वो भी इसके अंतर्गत उस महिला से इसी आधार पर तलाक ले सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ये एक देख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये मैंने एक लिस्ट तैयार की है आप लोगों के लिए, जो मेन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों की घोषणा की है, हम एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। स्वच्छ पर्यावरण, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ रहा है, मैं आप लोगों को पीछे बता भी चुकी हूँ। जीवन रक्षा का अधिकार भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जीवन रक्षा का अधिकार, थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने का प्रयास करता है, ठीक है, और मारने का प्रयास करता है, तो जब मुझे मेरे खुद की जीवन रक्षा के लिए अगर उसके ऊपर हाथ उठाने पड़े, उसको मारना पड़े अपने बचाव में, यदि मैं उसके ऊपर वार भी कर देती हूँ, वो घायल हो जाता है या मर भी जाता है, दैट मीन्स मैं वो अपने जीवन रक्षा के लिए कर रही हूँ, मैं अपना फंडामेंटल राइट वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो हो सकता है वो डिपेंड करेगा उन कंडीशंस पे कि वो वहाँ पे केस क्या बनता है, कैसे क्या होता है, लेकिन कोई भी अपने जीवन की रक्षा के लिए इसको मतलब स्वयं को मान सकता है, स्वयं को बचाने के लिए कर सकता है, यूज़ कर सकता है। निजता का अधिकार, जिसे राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य का अधिकार, ये मैंने पीछे अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो सरकार योजनाएं चला रही है, ये स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है, निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई कानूनी सहायता चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो इस तरीके की व्यक्तियों के लिए, इस तबकों के लिए एक संस्था है नालसा,
नालसा, इसका गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो उसको जो व्यक्ति है वो यहाँ पर जाएगा और अपनी बात बताएगा तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, ये भी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती कि जाओ इसको ले जाओ चौराहे पर ले जा करके आप जो है फांसी दे दीजिए, इस तरीके की सजा किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट का हनन है। ये सार्वजनिक फांसी उसका फंडामेंटल राइट का हनन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 का, जो कि 21 का ही भाग है, हम लोग करने जा रहे हैं। ये शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। असल में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया, ठीक है, वहाँ पे एक अर्जी दाखिल की गई थी कि कोई लड़की थी, उसको फीस की कमी की वजह से जो है वो पैसे फीस नहीं भर पा रही थी, इसलिए उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया बेंच में, बड़ी बातें बहुत ज़्यादा, ये केस अच्छा सा बनकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि भाई इस मामले में कुछ किया जाए। तब सरकार के लिए ये तो मुश्किल बात पड़ जाएगी कि इतने बड़े कंट्री में सबके लिए निःशुल्क शिक्षा करी जाए, वो तो नहीं हो पाया। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने क्या किया, ये 86वां संविधान संशोधन किया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो ये कब लागू हुआ, 2002 में ये लागू हुआ, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमसे। आई होप स्वतंत्र जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये अनुच्छेद आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, या अगर कोई डाउट है तो भी वो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के सारे डाउट्स उसमें दूर करने का प्रयास करूँगी। ठीक है, अनुच्छेद 22 देखेंगे अब हम। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब गिरफ्तारी जो होती है किसी भी व्यक्ति की, 2 आधार पर हो सकती है। तो पहला आधार क्या है, दंडात्मक निरोध। ठीक है, 2 प्रकार से हो सकता है निरोध। एक तो होता है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर दे, कोई क्राइम कमिट कर दे, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद पुलिस उसको उठा के ले गई, कहीं चोरी कर ली, पुलिस उसको पकड़ के ले गई। ठीक है, तो उस व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अपराध के बाद जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसको ये तीन सुविधाएं दी गई हैं। वो 3 सुविधाएं कौन सी हैं, ये कौन कौन से अधिकार हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहला जो अधिकार है वो है उस व्यक्ति को जिसको पकड़ा गया है उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा, या फिर उसके खिलाफ वारंट होना चाहिए। बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये आप लोगों ने फिल्मों में भी बहुत सारा देखा होगा। कहते हैं ना कि अच्छा वारंट इशू हो गया, ठीक है, तो गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है पुलिस, जाके दरवाज़ा खटखटाती है, हाँ ठीक है, सर्च वारंट है, घर की तलाशी लेनी है, सर्च वारंट है तो सर्च वारंट दिखाइए। किसी व्यक्ति को पकड़ना है, अरेस्ट वारंट है तो हमको अरेस्ट वारंट दिखाइए। अरेस्ट वारंट होगा तभी पुलिस पकड़ पाएगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे। उसमें कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी क्राइम कमिट कर दे, उसके बाद पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी, सशरीर पेश करेगी। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार हुआ है उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तो वो व्यक्ति खुद तो नहीं जा सकता है। अपने फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कहने, तो उसका वकील या फिर उसका रिश्तेदार या फिर कोई मित्र उसके आधार पर उसकी जगह पर
ये उसके फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपने पसंद के विधि व्यवसायी अर्थात वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो पकड़ा गया है, जिसको पुलिस लेकर के गई है, उसको वकील करने का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया दंडात्मक निरोध, जिसे हम प्यूनिटिव डिटेंशन भी कहते हैं। अपराध करने के बाद यदि किसी व्यक्ति को लेकर के जाती है पुलिस, ठीक है, वो हो गया। अब आता है एक टर्म है ये निवारक निरोध। अब हम देखेंगे निवारक निरोध क्या होता है, जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में दो तरीके की स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। अब उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, दैट मीन्स हिरासत में लिया जा सकता है। इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है, मतलब हिरासत में रखना है, तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। एक बोर्ड गठन किया जाएगा, एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, उससे आज्ञा लेकर ही उससे 3 महीने से ज़्यादा रोका जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। ठीक है, अगर जो भी गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध जो है वो निरोध कर सकता है, अपनी अर्जी दे सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए। ये जो फंडामेंटल राइट्स की क्लास है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास करूंगी मैं, और फंडामेंटल राइट से हर एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, निवारक निरोध समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको लागू किया जा रहा होगा। कि जैसे ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम ये लग जाता है पुलिस को कि हाँ ये कोई क्राइम करने वाला है, कैसे समझ में आएगा। अब ये एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा कि जब धारा 370 हटी थी कश्मीर से, ठीक है, तो जो कश्मीरी नेता थे, महबूबा मुफ्ती थी और भी जो नेता थे, उनको सबको एक तरीके से नज़रबंद कर दिया गया था उनके घर में। ठीक है, उनको नज़रबंद कर दिया गया था, तो इन पर प्रिवेंटिव डिटेंशन ही लगाया गया एक तरीके से। अब वो उनको उठा करके पुलिस हिरासत में नहीं ले गई थी। अगर किसी को नज़रबंद कर दिया जाता है, जब किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है जो भी व्यक्ति है जिसको नज़रबंद किया गया है वो उस घर में रहेगा अकेला। यदि जैसे मान लीजिए रिश्तेदार हैं, वो तो रहेंगे ही, अब वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसको किसी भी तरीके से वो कहीं बाहर फ़ोन नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। अगर लैंडलाइन कनेक्शन है तो वो काट दिया जाता है, इंटरनेट की व्यवस्था हटा दी जाती है। ठीक है, फ़ोन लाइन हटा दी, टेलीफोन मोबाइल ये सब कुछ हटा दिया जाता है। ठीक है, फ़ोन इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया जाता है। उस व्यक्ति से ये कह दिया जाता है कि आप चुपचाप घर में रहो बस। ठीक है, तो वो एक तरीके से जो भी नेता थे कश्मीर के, उनको सबको नज़रबंदी कर दिया गया था। उनसे कहा गया आप चुपचाप घर में रहिए बस। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जैसे मान लीजिए, इसको भी एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस को कहीं से खबर मिलती है कि आतंकवादी जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट पाकिस्तान से या कहीं से भी कुछ दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके कुछ लिंक्स यहाँ भारत में हैं। तो अगर उस लिंक के जो भी व्यक्ति हैं वो कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ करने की, कोई धमाका टाइप्स करने की या कुछ भी करने की, उस पुलिस को क्लू मिला, तो पुलिस ने पहले वो क्राइम कमिट करें उससे पहले ही उनको उठा लिया। ठीक है, हिरासत में ले लिया। इसको कहा जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब अपराध होने से पहले ही किसी व्यक्ति को निवारक निरोध, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग कह रहे हैं, अपराध करने से पहले ही उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आई होप निवारक निरोध अनुच्छेद 20 भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे जो तीसरा पार्ट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 23 जो है वो बात करता है एक्सप्लॉयटेशन की।
23 और 24 दोनों ही बात करते हैं शोषण जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। वो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए क्या कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ पर दो टर्म हैं, हम इनको मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये होता क्या है? दुर्व्यापार मतलब तस्करी, किसी भी मानव की खरीद बेच। ठीक है, जैसे कहीं से बच्चे किसी ने किडनैप कर लिए, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। ये क्राइम है और कि जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, उसकी खरीद बेच नहीं की जा सकती है, ये अपराध है भारतीय संविधान के तहत। ठीक है, अगली बात हम करते हैं बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या होता है? जैसे बेगारी, बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर। ठीक है, बॉन्डेड लेबर क्या होता है कि बेगारी का तो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि बेगार, ठीक है, हमने कोई मजदूर रख लिया, लेबर रख लिया, उसके काम तो करवा लिया लेकिन उससे उसकी मजदूरी नहीं दी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेगार। ठीक, बॉन्डेड लेबर इज समथिंग लाइक दैट, जैसे कोई गरीब किसान है वो किसी अमीर साहूकार पे, अब तो ऐसा बहुत कम होता है या पिछड़ी जगहों पे अभी भी ऐसा होता है, गरीब किसान किसी साहूकार से पैसा लेता है। ठीक है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ जाता है या बहुत सारी बारिश हो जाती है, उसमें फसल बर्बाद हो जाती है, तो जो पैसा लिया था वो पैसा नहीं दे पाए और जो इस ब्याज पे ब्याज भी चढ़ गया ऊपर से। तो अब क्या हुआ कि वो जो सेठ होता है, साहूकार होता है, बेगार कराता है काम। अब ठीक है, तुम एक काम करो, हमारे घर काम करो, अगर तुम नहीं आ सकते हो तो अपने लड़के को भेज दो। तो वहाँ पे काम करते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, वो हो गई बेगार। बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाना, डरा धमका कर। वो साहूकार है, वो जो कह रहा है कि ठीक है मैं 9 बजे से 5 बजे तक काम करूंगा या 8 बजे से 5 बजे तक काम करूंगा, आप पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं इससे भरपाई करूंगा। लेकिन नहीं, वो सेठ कहता है 8 बजे से 5 बजे तक नहीं चलेगा, तुमको 8 बजे से 10 बजे तक काम करेगा। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर, ये टर्म आप लोग याद रखेंगे, फोर्स्ड लेबर, इसे ही हम बलात् श्रम कहते हैं। ठीक है, बलात् श्रम इसको ही कहते हैं। आई होप ये टर्म आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखेंगे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों अथवा खाने जो माइंस होती हैं, कोल माइंस वगैरह, अथवा जोखिम वाले स्थानों में जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम वर्ग के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है। अर्थात कारखाने जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई, कोल माइंस हो गई, ठीक है, और जोखिम वाले कार्य जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड ड्रीम गन्स सब कुछ बनती हैं, चलती हैं, उस तरीके की जगहों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत जो 4 अनुच्छेद कवर हो रहे हैं, चलिए वो देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 25 हमसे कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी रिलीजन का फॉलोवर हो, वो अपने धर्म का अंतःकरण कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है और प्रचार प्रसार कर सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब जो राज्य है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। जो राज्य है वो धर्म से तटस्थ रहेगा। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है? अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो भी धर्म का फॉलोवर है, जिस भी धर्म को मानता है, वो उस धर्म का कार्य के प्रबंध कर सकता है। जिस तरीके से होता है ना,
जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पे लंगर की व्यवस्था होती है। हिंदू धर्म में भंडारे किए जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स अपना नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो इसी तरीके के कार्य कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपके इस फंडामेंटल राइट की वजह से दूसरे का फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे रोड पे नमाज पढ़ने लगना, रोड पे लोग पूजा करने लगे, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से बैन है, ये नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 27 देखते हैं। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 देखेंगे। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। इस यहाँ पर इसको समझने का थोड़ा हम प्रयास करते हैं। इसका एक एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धार्मिक शिक्षण संस्थाएं जस्ट लाइक मदरसा, जो मदरसे होते हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी काफ़ी हद तक दी जाती है, तो ये कोई अपराध नहीं है, वो ये अनुच्छेद 28 के अंतर्गत फॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, वो ये है कि जो सिख धर्म के मानने वाले होते हैं, सिख सरदार, सिख लोग जो हैं, ये कृपाण धारण करते हैं, ठीक है। कृपाण धारण करते हैं और उसको लेकर के चलते हैं, पगड़ी बांधते हैं। तो कृपाण धारण करना और पगड़ी बांधना ये उनके सिख धर्म का अंग ही माना जाएगा, तो ये उसी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, ठीक। अगला देखेंगे हम लोग। अगला अनुच्छेद जो है 5वां पार्ट हम देखने जा रहे हैं। इसमें आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। 2 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित हैं, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक डज नॉट मीन कि जो आबादी किसी धर्म को मानने वाली है केवल वही अल्पसंख्यक मानी जाएगी। अल्पसंख्यक वे भी हो सकते हैं जिनकी लिपि अलग है, जिनकी बोली भाषा अलग है, जो एक किसी जाति और जनजातियां जो होती हैं वे भी अल्पसंख्यक के अंतर्गत ही आते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, इसीलिए सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं बनाती रहती है, उनके हितों को ध्यान में रखकर नए नए कानून भी बनाती है, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो जो अल्पसंख्यक हैं वह अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उन पर प्रशासन भी कर सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग ये अनुच्छेद 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनुच्छेद 31 और 32 पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 31 और 32 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 32 जिसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होने वाला है। मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक